हेलो एवरीवन, दिस इज़ कावेरी कजूरिया हेयर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द नेचर एंड द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। जब भी हम नेचर ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर नेचर लिया जाता है या तो ये मार्केटिंग साइंस है या फिर आर्ट है। बेसिकली इसको टू पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं नेचर को। अगर हम नेचर की बात करते हैं या तो इसे साइंस कहा जाता है और या फिर इसे आर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि मार्केटिंग साइंस है या आर्ट है, तो आपको आंसर देना है कि बोथ। ठीक है, साइंस भी है आर्ट भी है। और स्कोप की अगर बात करते हैं कि मार्केटिंग का स्कोप क्या है, तो इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मार्केटिंग के फंक्शन से। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं उनसे अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका स्कोप क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की कि मार्केटिंग को साइंस क्यों कहा जाता है। देखिए, साइंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में जानना, टू नो, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना या किसी चीज़ को जानना। बेसिकली साइंस का जब हम वर्ड लेते हैं तो साइंस लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड लिया जाता है स्कायर। ठीक है, तो लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है, स्कायर का मीनिंग होता है टू नो या टू अंडरस्टैंड। अगर आपसे पूछे तो वैसे ये लैटिन वर्ड का पूछता नहीं है कि साइंस कहाँ से लिया गया, बट बेसिक नॉलेज के लिए आप लिख सकते हैं कि स्कायर से लिया गया। लैटिन वर्ड है स्काई और इसका मीनिंग क्या होता है, टू नो, किसी चीज़ के बारे में जानना। राइट, टू नो कह सकते हो या फिर टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड दो मीनिंग होते हैं इसके, टू नो या फिर टू अंडरस्टैंड। बेसिकली साइंस का ये मीनिंग होता है। तो अब हम साइंस को, मार्केटिंग को साइंस क्यों कहते हैं, इसका बेसिक रीज़न क्या है। बिकॉज देखिए कि साइंस में क्या होता है कि हम फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं और एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। बेसिकली यही कंसेप्ट हम मार्केटिंग में भी अप्लाई करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसे मेजर करते हैं, ठीक है, फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो बेसिकली साइंस में कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और वही स्टेप्स जो है मार्केटिंग पर भी अप्लाई होते हैं। तो देखिए कौन कौन से वो स्टेप्स हैं, हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर हम सिर्फ साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या रहता है। फर्स्ट स्टेप जब भी हम करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स को ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स को मेजर किया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज द मेजरमेंट ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स को पहले आपने ऑब्जर्व किया, आफ्टर दैट आप उसे मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद थर्ड स्टेप आपका रहेगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हैं या आप कहें कोई लॉ है या थ्योरी है, ठीक है, कोई फैक्ट्स हैं, लॉ है या थ्योरी है, उन चीज़ों को क्या किया जाता है, आपने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद आप उसे मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर फोर्थ स्टेप रहेगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ फ्लो। वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ फ्लो, जो लॉ आपने एक्सप्लेन किए हैं, ऊपर जो फैक्ट्स आपने एक्सप्लेन किए हैं उसका वेरिफिकेशन भी किया जाता है। राइट, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको लास्ट में वेरीफाई करते हैं। तो बेसिकली साइंस में ये 4 स्टेप्स रहते हैं और मार्केटिंग में भी हम यही 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। बट यहाँ पर समटाइम क्या होता है कि मार्केटिंग जो है एग्जैक्ट कोई साइंस नहीं है। ठीक है, ये माना जाता है कि इट शुड बी अ साइंस। ठीक है, साइंस की तरह इसमें जो फैक्ट्स लगाए जाते हैं उनको मेजर किया जाए। तो प्रॉपरली इसे हम साइंस नहीं कह सकते, लेकिन अभी क्या है कि कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करता है कुछ चीज़ों के बीच में, तभी हम क्या करते हैं कि इसको साइंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब नेक्स्ट होता है कि इसे आर्ट भी माना जाता है। साइंस को आर्ट क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केटिंग को आर्ट क्यों कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम आर्ट का मीनिंग समझते हैं कि आर्ट होता क्या है। आर्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर बहुत सारी नॉलेज है, वो सिर्फ एक ज्ञान है जो दिमाग में है, लेकिन जब हम उसको अप्लाई करते हैं, जिस तरीके से अप्लाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो आर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आर्ट का मीनिंग देते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को आप अप्लाई कर रहे हैं, नॉलेज को अप्लाई करना। मार्केटिंग में नॉलेज को अप्लाई करना क्यों करते हैं हम, मार्केटिंग में नॉलेज को अप्लाई, बहुत सारा ज्ञान है आपके पास, मार्केटिंग में नॉलेज है, हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई करते हैं,
फर्स्ट स्टेप देखिए, मार्केटिंग जितने भी आपके पास नॉलेज है मार्केटिंग में, अगर उसे अप्लाई किया जाता है तो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट क्या रहता है कि हम उसको क्यों अप्लाई करते हैं, दैट इज़ टू क्रिएट प्रॉफिट। हम प्रॉफिट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट ही तो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपको प्रॉफिट हो, तो सबसे पहला पॉइंट रहता है कि हम प्रॉफिट क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी आपके पास नॉलेज है वो आप कहाँ अप्लाई करेंगे, डील विद द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के साथ डील करना है आपको, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे, उनके साथ डील करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है डील विद ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के साथ आप डील करेंगे, ठीक है, डील विद ह्यूमन बींग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट्स रहेंगे कि आर्ट में रहता क्या है, बेसिकली हम नॉलेज को जब अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा, जब आप डील करेंगे ह्यूमन बींग के साथ तो क्या होगा, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे तो ह्यूमन बींग्स के साथ डील करना होगा, ह्यूमन बींग के साथ डील करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। तो कुछ ये बेसिक पॉइंट रहेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर, कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि हम मार्केटिंग में क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं। मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स, मार्केटिंग में जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उनको सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे। किस चीज़ को सॉल्व करेंगे, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इन रियलिस्टिक सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन में हम जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मार्केटिंग के बहुत सी प्रॉब्लम्स को जब फेस करते हैं तो रियल लाइफ में उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, वहाँ पर उस समय हमारी आर्ट काम आती है, ठीक है। अगर हम बेसिकली देखें कि बहुत सारा चाहे कितना विज्ञान हो, लेकिन जिस समय प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस समय हम कितनी बढ़िया तरीके से उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, उस समय हमारी आर्ट जो है उस समय पता लगता है कि आप आर्ट को कितना अप्लाई करें, अपने नॉलेज को कितना अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। तो एग्जाम में आपको इतना याद रखना है कि साइंस एंड आर्ट, मार्केटिंग दोनों चीज़ें हैं, साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि हम किसी चीज़ को समझने के लिए उसके कोज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को समझते हैं कि एक चीज़ का क्या कोज है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझते हैं, इसलिए वो साइंस है। और आर्ट इसलिए है क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होता है, मतलब मार्केटिंग की हमारे पास जितनी भी नॉलेज होती है हम उसको अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में, अपने रियल बिजनेस में अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसे आर्ट भी कहा जाता है कि मार्केटिंग एक आर्ट भी है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है। नॉलेज को अप्लाई करोगे तो प्रॉफिट अर्न करोगे, ठीक है। ज्ञान है, उसको ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, उसको अप्लाई करेंगे तभी प्रॉफिट अर्न होगा। प्रॉफिट अर्न होने के बाद क्या होगा कि नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा कि आप लोग ह्यूमन बींग्स के साथ डील करेंगे, डे टू डे कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स के साथ डीलिंग इंक्रीज होगा, स्टैंड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, खुद का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स जो हम सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं कि मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, एज कंपैरिजन टू दिस जब हम रियल लाइफ में डील करते हैं तो हमें पता लगता है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, कैसे टैकल करना है। तो उस समय ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मार्केटिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग को। स्कोप ऑफ मार्केटिंग में देखिए, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस आते हैं, कि मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, बेसिकली उनके जो हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, मार्केटिंग में जब भी आप मार्केट में बिजनेस करना चाहते हैं या जब भी आप मार्केट में अपना पैर रखना चाहते हैं, सबसे पहले हमें करना होता है रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया और आप सोचेंगे कि जो आप बना रहे हैं वो बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसर्च करनी होगी। रिसर्च में देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर रहता है मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च। अब मार्केटिंग रिसर्च का मतलब देखिए, रिसर्च करोगे, रिसर्च में क्या क्या जानोगे। मार्केटिंग जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में क्या चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जहाँ पर हम बिज़नेस करना चाहते हैं वहाँ पर कंपटीटर्स कौन कौन हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए, प्रोडक्ट में क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कंपटीटर हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश की जाती हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स रहते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च में देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आपका रहता है यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च में हेल्प्स इन एनालाइजिंग बायर्स बिहेवियर। सबसे पहले हम बायर्स का बिहेवियर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बायर्स का बिहेवियर देखेंगे।
बायर का बिहेवियर कैसा है, बायर उस प्रोडक्ट को लेना भी चाहता है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप ये देखो कि क्या बायर आपका जो आप प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हो क्या बायर उसको पसंद करने वाला है या नहीं, एक्चुअल में क्या बायर को उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। सबसे पहले हम बायर का बिहेवियर देखते हैं। बायर का बिहेवियर देखने के बाद देखते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कि अगर आपने प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखोगे कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहना चाहिए, क्या चार्ज किया जाए, कंपटीटर क्या चार्ज कर रहे हैं तो हमें क्या चार्ज करना चाहिए। प्रोडक्ट का प्राइसिंग, प्रोडक्ट बनाया है तो एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग भी उसकी करवानी पड़ेगी, तो एडवर्टाइजिंग कैसे करवाई जाए, क्या मीडिया यूज़ किया जाए, एडवर्टाइजिंग देखा जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के बाद हम ये चीज़ भी देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखना है, अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, ठीक है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को ऑब्जर्व करना है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो सबसे पहले आप ये चीज़ भी देखोगे कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर हम कॉम्पिटिटर की, तो उसके साथ हमें देखना है कि हमें मार्केट से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमें क्या चाहिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलना ही काफ़ी नहीं है, इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलना चाहिए, जिस समय आप डिसीजन ले पाएँ, आप एक्यूरेट डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, एक्यूरेट डिसीजन तभी होगा जब हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि इन्फॉर्मेशन मिले लेकिन टाइमली इन्फॉर्मेशन मिले, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यहाँ पर एक चीज़ और हमें क्या कंसिडर करनी है कि आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा हो, पैकेजिंग कैसा हो, प्रोडक्ट का लेबलिंग कैसा किया जाए। ठीक है, प्रोडक्ट का लेबलिंग, पैकेजिंग, ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट जितना अट्रैक्टिव होगा ना, मतलब अगर मार्केट में आप देखते हैं कि अगर एक शॉप में बहुत से प्रोडक्ट्स पड़े हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अगर आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग अट्रैक्टिव होगा तो कस्टमर की पहली नज़र वहीं जाएगी। ठीक है, जितना अट्रैक्टिव होगा कस्टमर को उतना ही अट्रैक्ट करेगा प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए। और एक आपका क्वालिटी, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप पहले ये देखेंगे कि मार्केट में ऑलरेडी अगर प्रोडक्ट है, इसका कोई कॉम्पिटिटर है, तो उसकी ब्रांड कैसी है, उसके प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे है। ठीक है, और क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखिए कि क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए, ये सब बातें ध्यान की जाती है। सबसे पहले इन सब चीज़ों को आपको क्या रिसर्च करना है, रिसर्च के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए कि अब आपको अपने प्रोडक्ट में क्या मॉडिफिकेशन करना है, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या क्रिएटिविटी हो कि वो सबसे हट के लगे, थोड़ा अलग लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं तो ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, सबसे पहले हमने मार्केटिंग रिसर्च किया, मार्केटिंग रिसर्च के बाद आप लोगों को क्या करना है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप देखें कि अब रहेगा प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रोडक्ट की प्लानिंग करेंगे एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है। देखिए प्रोडक्ट का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, जो भी प्रोडक्ट के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, मार्केट में रिसर्च किया, जो भी जानकारी आपने निकाली, उस जानकारी के बेसिस पर अब आप अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करेंगे कि आपको कैसा प्रोडक्ट बनाना है। देखिए आप जब भी प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं तो प्रोडक्ट की प्लानिंग एफिशिएंट प्लानिंग होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से प्लानिंग करें, चाहे थोड़ा समय लगा कर करें, प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसी प्लानिंग होगी उसी के बेस पर आपका प्रोडक्ट जो है आपका लास्ट रिजल्ट रहने वाला है। अब प्लानिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लानिंग में क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का टाइप कैसा होगा, प्रोडक्ट का फॉर्म कैसा होगा, ये चीज़ देखो किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, उसकी फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का फॉर्म कैसा रहेगा, उसका साइज़ कैसा रहेगा, ये चीज़ भी आपको देखनी है, प्रोडक्ट का साइज़ क्या रहने वाला है, ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। प्रोडक्ट प्लानिंग में ही आप कुछ चीज़ें और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर शेप कैसा होगा। ठीक है, आपको शेप का भी कंसिडर करना है, शेप के साथ आप क्वालिटी देखेंगे। जो चीज़ें आपने मार्केट से कलेक्ट कर ली वो तो आपने सिर्फ कलेक्शन किया है। ठीक है, अब आप खुद के लिए डिसीजन लेना है कि आपको खुद का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ये उनके बारे में है। प्रोडक्ट की आप प्लानिंग देख रहे हैं, ठीक है, आपने प्रोडक्ट का क्वालिटी देखा, प्रोडक्ट का आप स्टाइल देखेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। अब इसके बाद आप एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हैं कि इसके अंदर आपको प्रोडक्ट का स्टाइल हो जाता है। ठीक है, इसी के अंदर आपको अदर फीचर्स भी देखने होते हैं। अदर फीचर्स का क्या मीनिंग है, यहाँ पे देखिए आपने प्रोडक्ट का टाइप, साइज़, क्वालिटी सब चीज़ें मतलब डिसाइड कर ली। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि जैसे आपका जो प्रोडक्ट है टाइमली मिलना चाहिए, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अराइवल होना चाहिए। ठीक है, और राइट पोजीशन होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी है। अदर फीचर्स में आपको याद रखना है कि एक तो आप लोग कंसिडर करें प्राइस को भी। ठीक है, राइट प्राइस हो, राइट प्लेस भी आए,
ये चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी है। इसी के साथ आपको एक चीज़ और कंसिडर करनी है कि यहाँ पर आपको अपना ऑप्टिमम प्रॉफिट मेंटेन करके भी रखना है, ठीक है। एक ये पॉइंट भी याद रखना है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के साथ साथ हमें अपना ऑप्टिमम प्रॉफिट कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के साथ साथ हमें ऑप्टिमम प्रॉफिट को भी कंसिडर करना है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जिनको हम लेते हैं किसमें, प्रोडक्ट प्लानिंग में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले रिसर्च करेंगे, रिसर्च के बाद हम अपनी प्लानिंग करेंगे प्रोडक्ट प्लानिंग की और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। सो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहते हैं। अभी तक हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इसके दो टॉपिक्स को हमने अंडरस्टैंड किया, दैट इज द प्रोडक्ट मार्केटिंग रिसर्च को, प्रोडक्ट प्लानिंग को एंड डेवलपमेंट को अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं मार्केटिंग का क्या रहता है। अभी नेक्स्ट फंक्शन आपका मार्केटिंग का रहेगा बाइंग एंड असेंबलिंग, ठीक है, बाइंग एंड असेंबलिंग। नेक्स्ट फंक्शन रहता है बाइंग एंड असेंबलिंग। बेसिकली देखिए बाइंग एंड असेंबलिंग में होता क्या, प्रोडक्ट को बाय करना। मार्केटिंग की जब भी हम बात कर रहे हैं तो बाइंग एंड सेलिंग फंक्शन रहेगा, इसी के साथ इंक्लूड किया जाता है असेंबलिंग को। बाइंग का फंक्शन क्या है कि परचेज करना, किसी चीज़ों को खरीदना, ठीक है। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को परचेज करता है, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल परचेज करेगा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स में। तो बेसिकली ये पर्पस रहता है कि मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को परचेज करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। अब वो फिनिश गुड्स बनकर जब तैयार होते हैं तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, होलसेलर को सेल करता है। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। होलसेलर परचेज करने के बाद क्या करेगा, रिटेलर को सेल करेगा, ठीक है। रिटेलर क्या करेगा, आगे कस्टमर तक प्रोडक्ट सेल करेगा। तो ये एक चैन रहती है कि सबसे पहले देखिए ये चीज़ सेल कर रहे हैं, जब ये चीज़ें सेल हो रही है तो कोई ना कोई कहीं से तो परचेज कर रहा है ना। तो सबसे पहले बाइंग फंक्शन रहता है कि कस्टमर बाय करता है रिटेलर से, रिटेलर बाय करता है फर्दर पहले होलसेलर से, होलसेलर बाय करता है मैन्युफैक्चरर से। तो मैन्युफैक्चरर ने भी तो कुछ ना कुछ बाय किया था, रॉ मटेरियल को बाय किया था, तभी उसने कुछ मैन्युफैक्चर किया। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा क्या रहता है यहाँ पर, बाइंग का। और बाइंग के साथ ही फंक्शन आता है दैट इज असेंबलिंग का। असेंबलिंग का मीनिंग होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से आप लोग चीज़ें इकट्ठी करके मतलब जो है एक कॉमन प्लेस पे इकट्ठा कर सकते हैं। हर बार असेंबलिंग का मतलब यही नहीं है कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाएं, सिर्फ ये मतलब नहीं होता। असेंबलिंग में ये भी हो सकता है कि होलसेलर जो है अलग अलग मैन्युफैक्चरर से सामान ले और एक कॉमन प्लेस पे इकट्ठा करें, तो वो भी एक असेंबलिंग है। और यहाँ पर बेसिकली रिटेलर भी कर सकता है कि रिटेलर डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर से ले, कस्टमर भी हो सकता है अलग अलग रिटेलर से सामान लेकर एक कॉमन प्लेस पे इकट्ठा करें, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग। तो बाइंग के साथ ही असेंबलिंग का फंक्शन भी आपका मार्केटिंग में रहता है। बाइंग एंड असेंबलिंग के साथ अगर नेक्स्ट आप फंक्शन देखते हैं दैट इज सेलिंग, सेलिंग भी रहता है। देखिए अगर कोई खरीद रहा है, ठीक है, अगर हम लोग सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट किसी को, अभी आपने प्रोडक्ट परचेज किया, आप एक मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए लाए हैं ना, आपने पहले इसीलिए खरीदा कि आपको प्रॉफिट अर्न करके आगे उसको बेचना है, ठीक है। तो मेन पर्पस हमारा यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, एफर्ट्स के थ्रू आपको क्या है, प्रोडक्ट को सेल करना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली सेल करना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। आप प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे, ठीक है, हमें जानना होता है कि हमारे कौन कौन कस्टमर हो सकते हैं, हमारे क्या क्या पोटेंशियल कस्टमर है। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप रहेगा कि किसी चीज़ को सेल करने के लिए हम अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को जानें। तो फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर क्या लेना है, पोटेंशियल कस्टमर्स को जानना है। देखिए पोटेंशियल कस्टमर, सबसे पहले आप जानेंगे कि कौन आपका पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। इसका मतलब होता है कि कौन लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। आप ऐसे कस्टमर के अगेंस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं जो आपको प्रोडक्ट परचेज करने वाला ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको अगर किसी को मिठाई बेचनी है, आप ऐसे पेशेंट को कह रहे हैं डायबिटीज वाले को, आप टेस्ट करके तो देखो, आप लेकर तो देखो, आपको अच्छी लगेगी, उसने परचेज करनी ही नहीं, आपको करेगा ही नहीं परचेज आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एफर्ट्स लगाने से पहले एक बार कस्टमर को जाने कि क्या एक्चुअली आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट उसे है या नहीं है। अपने पोटेंशियल कस्टमर को जानो, जो लोग आपसे एक्चुअल प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं अगर आपके प्रोडक्ट के फीचर्स उन्हें अच्छे लगते हैं। तो पोटेंशियल कस्टमर के जानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। आप उसको परसुएट करेंगे, परसुएट कस्टमर को परसुएट करेंगे, ठीक है। किस लिए परसुएट करेंगे, टू बाय द प्रोडक्ट। आप एफर्ट्स लगाएंगे कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, टू बाय प्रोडक्ट, टू बाय द प्रोडक्ट। सबसे पहले आपने यहाँ एफर्ट्स लगाए, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, परसुएट कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। कस्टमर को जाना, फिर उसके बाद एफर्ट्स लगाए। एफर्ट्स लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, अपने प्रोडक्ट को आप ट्रांसफर करेंगे उसकी तरफ। आपने अपने प्रोडक्ट के लिए डिमांड को क्रिएट किया, ठीक है। आपने पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी,
आप बताएंगे इसकी क्या बेनिफिट होने वाले इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के, बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। और अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया तो क्या आपको नुकसान हो सकता है, ये चीज़ भी बताते हैं। तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं, तब तो आपका स्टेप आता है परसुएट कस्टमर, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएट डिमांड फॉर प्रोडक्ट। अब हमने प्रोडक्ट की क्या है, डिमांड क्रिएट की, क्रिएट डिमांड फॉर प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्रिएट करेंगे। अब प्रोडक्ट के लिए आपने डिमांड क्रिएट कर दी है, आपने अपने कस्टमर को ये मतलब शो कर दिया है कि आप उसको एक्चुअल में इस प्रोडक्ट की नीड है, आपने अपने प्रोडक्ट के लिए डिमांड भी क्रिएट किया। डिमांड क्रिएट करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे एडवर्टाइजिंग, यहाँ पर आप चैनल यूज़ करेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट चैनल्स यूज़ किए जाते हैं। किस चीज़ के चैनल्स यूज किए जाएंगे, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे चैनल्स लगाएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप ये यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा मीडिया यूज करना है, किस वे के थ्रू आपको प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचाना है। नेक्स्ट रहेगा एडवर्टाइजमेंट करना, टाइम टू टाइम सेल्स प्रमोशन करना, और ताकि आपकी जो सेल है वो इंक्रीज हो पाए। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सेल प्रमोशन कर सकते हैं, सेल प्रमोशन की एक्टिविटीज भी लगा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन के थ्रू क्या करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट की सेल को जो है इंक्रीज करेंगे। तो बेसिकली सेलिंग में भी बहुत सारे एफर्ट्स रहते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स आपको सेलिंग में लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बाइंग का तो क्या है कि देखिए आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप प्रोडक्ट बाय करके लिए, ठीक है। बाइंग आप जब कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा एफर्ट्स सेलिंग में लग रहे हैं। सेलिंग में क्या है कि आप जब कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको उसकी जेब से पैसा निकलवाना है, ठीक है। निकलवाने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपके प्रोडक्ट में से क्वालिटी होनी चाहिए जो आपके प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, बाइंग एंड सेलिंग का जो मेन फंक्शन है, यहाँ पर कुछ स्टेप्स उसमें फॉलो किए जाते हैं, तभी जो है सेलिंग जो है क्रिएट की जाती है मार्केटिंग में। तो आपको ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब हमने इसमें डिस्कस किया था अभी तक 4 फंक्शंस डिस्कस कर चुके हैं, मार्केटिंग, रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, बाइंग एंड असेंबलिंग एंड सेलिंग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं मार्केटिंग का नेक्स्ट फंक्शन। अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस किए, नेक्स्ट रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट के साथ ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट भी रहता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना, कैरी करना, प्रोडक्ट को कैरी करेगा और ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अगर हम एक माल को दूसरी जगह तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन तो यूज़ करना होगा। अब ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से, रेल ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ठीक है। अगर हमें सामान ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ पर, तो हम रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेल ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं, रेलगाड़ी के थ्रू भी माल को ट्रांसफर किया जाता है, उस प्लेस तक पहुँचाया जाता है जहाँ प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट भी इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है यहाँ पर। रोड ट्रांसफर के थ्रू हम लोग जो है प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। फ्लाइट्स के थ्रू भी जो है हम प्रोडक्ट को ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। तो किसी भी तरह से प्रोडक्ट को है यूज़ किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। इसी के साथ अगर हम देखते हैं नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप के थ्रू, ठीक है। शिप के थ्रू भी तो प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जा सकता है प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या रखना है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन चाहे कोई भी यूज़ किया जाए, लेकिन हमारे प्रोडक्ट को जो है नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट राइट टाइम पर मिल जाना चाहिए। अगर हम ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मीडिया यूज़ कर रहे हैं जो प्रोडक्ट तो भिजवा रहा है लेकिन टाइम पर पहुँचा ही नहीं जब रिक्वायरमेंट था, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो राइट टाइम पर पहुँचना चाहिए, राइट प्लेस पर पहुँचना चाहिए, और प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहनी चाहिए। तो हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का। तो जब भी आप कोई अपना ट्रांसपोर्टेशन चूज़ करें कि आपको किस तरीके से कौन सा वे यूज़ करना है, तो वो बेनिफिशियल होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कस्टमर की जो डिमांड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी कंसिडर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है ट्रांसपोर्टेशन के साथ में हमारा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है स्टोरेज एंड, देखिए, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। स्टोरेज का मतलब है किसी चीज़ को स्टोर करके रखना, प्रिजर्व करके रखना। अभी क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, कोई प्रोडक्शन किया गया किसी गुड्स का, तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली
जिस समय पर प्रोडक्शन किया गया और उसी समय पर उसका कंजप्शन किया जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि सेल करने में हमें कुछ समय लग सकता है, कस्टमर तक प्रोडक्ट सेंड करते हैं, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कुछ टाइम लग सकता है, और तब तक के लिए हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट को कैरी करके रखना होता है, उसे संभाल कर रखना होता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। और उसी के साथ आता है वेयर हाउसिंग, जिस प्लेस पर, ठीक है, जिस प्लेस पर उसको स्टोर करके रखा जाता है उसे कहते हैं हम वेयर हाउसिंग। ठीक है, वेयर हाउस जहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। वेयर हाउस एक कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग का फंक्शन करते हैं। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट को स्टोर करके भी रखना होता है, उसको मेंटेन करके रखना होता है कि जब तक कस्टमर को सेल किया जाए, कस्टमर तक पहुँचाया जाए, तब तक उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे और उसको बचा कर रखा जाए, सही तरीके से रखा जाए, और फिर एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट उसको सेल किया जाए। देखिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट सीजनल होते हैं। ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स का ना प्रोडक्शन तो ड्यूरिंग द ईयर चलता है, पूरे साल के दौरान चलता है, लेकिन उसकी डिमांड कुछ ही सीजन में की जाती है, सीजनल होती है, सीजन के समय की जाती है। तो हमें क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन रहता है यहाँ पर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। इसी के साथ हम एक फंक्शन और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ब्रांडिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा रहता है मार्केटिंग में स्टैंडर्डाइजेशन एंड द ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या है, देखिए वर्ड से क्लियर है, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके जो स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन रखना, मतलब जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है। ठीक है, क्वालिटी की आप बात कर सकते हैं, क्वांटिटी की बात कर सकते हैं, या प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, या फिर आप कहें कि प्रोडक्ट का जो साइज है, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन के साथ ही आपको एक फंक्शन करना होता है ग्रेडिंग का। ठीक है, इसी के साथ एक फंक्शन किया जाता है ग्रेडिंग का। बेसिकली ग्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को हम क्लासीफाई कर देते हैं, ग्रेड्स के अकॉर्डिंग उनको ग्रेड्स देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उनको क्लासीफाई करते हैं। तो जब आपसे होलसेलर सामान खरीदता है या रिटेलर सामान खरीदता है तो आप उनको बताते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स है, इन ग्रेड्स के थ्रू आप सामान खरीद सकते हैं। उनके थ्रू आप क्या कहते हैं कि इनकी क्वालिटी क्या है, इनका प्राइस क्या है। जैसे जैसे क्वालिटी इंक्रीज होती है प्राइस भी इंक्रीज होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली ग्रेडिंग का काम करते हैं, उनको क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ये भी आपको मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे फंक्शंस को आज हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने मार्केटिंग रिसर्च को डिस्कस किया, उसके बाद प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को डिस्कस किया, आफ्टर दैट हमने बाइंग एंड असेंबलिंग फिर सेलिंग को डिस्कस किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शन को भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग को डिस्कस किया, और अब लास्ट में हमने डिस्कस किया स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अभी यहाँ पर मार्केटिंग के फंक्शंस खत्म नहीं होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के फंक्शंस डिस्कस करेंगे, उसके साथ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और या कहें कि स्कोप ऑफ मार्केटिंग को हम कवर करने वाले हैं, उसमें इसको फिनिश करेंगे। तो तब तक बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि साइंस मार्केटिंग को साइंस एंड आर्ट क्यों कहा जाता है, या फिर मार्केटिंग का नेचर एंड स्कोप क्या है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और बने रहे हमारे चैनल के साथ। और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें, उसके साथ आपको जो है जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होता है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ठीक है, और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।